नमन। फारिसवासी को गहरे ख्याल से गहरी नींद भरे सफर से कोर्ट रिपोर्टर की कीबोर्ड पे चलती उंगलियों की ठक ठक ने जगाया था। वो गहरी सांस लेकर जुमर की तरफ देखने लगा, जिसकी आवाज़ कमरा अदालत की घनी खामोशी को चीर रही थी। नौशेरवान कारदार ने कैद के इन 8 माह में अपने भाई के साथ मिलकर योर ऑनर न सिर्फ सादिक यूसुफ को महफूज रखा, बल्कि उसको मुख्तलिफ नौयत के जहनी और जिस्मानी टॉर्चर्स का भी निशाना बनाया। इससे उसके प्रोजेक्ट के अहम राज दबाव और तशद्दुद के जरिए उगलवाने की भी कोशिश की। उसको उसके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने का डरावा भी दिया। 22 जनवरी की रात जब सादिक यूसुफ अपनी जहानत और बहादुरी के बल पे उस कैद से निकला, तो नौशेरवान कारदार और हाशिम कारदार ने उसकी तस्वीर के पोस्टर्स बनवाए और सारे कोलंबो में फैला दिए कि एक खूनी मैन हंट का आगाज़ किया गया, जिसका इख्तिताम तब हुआ जब सादिक यूसुफ ने मुल्क वापस पहुंचकर अपनी वीडियो रिलीज़ की। हाशिम सर झुकाए पैड पे लिख रहा था, गैर कानूनी सफ़र और खबर की तफसीलात कबूल। इन तवील ओपनिंग आर्गूमेंट के बाद मेरी अदालत से इस्तदा है कि नौशेरवान कारदार को कत्ल, इक़्तिदाम कत्ल, अगवा, हब्से बेजा में रखना, तशद्दुद और गैर कानूनी इस्लामी स्मगलिंग के जुर्म में करारवाक़ी सज़ा दी जाए। प्रोसिक्यूशन नौशेरवान कारदार की फांसी का मुतालबा करती है। हाशिम के साथ बैठे नौशेरवान ने ज़ख्मी आंखें उठाकर जुमर को देखा और फिर तड़प कर अपने भाई को देखा, जो महवियत से नोट पैड पे लिखता जा रहा था। दहशत गर्दी की दिफात गायब, हाशिम कारदार की नामजदगी गायब, कमज़ोर इस्तगासा। तबसरा लिखकर उसने पैड रख दिया और फिर उसी तवज्जो से जुमर को देखने लगा। वो अब अपने दलाइल का इख्तिताम कर ही रही थी। कमरा अदालत की खिड़कियों से छन कर आती धूप में मौसम गर्मा के अवाइल की सी तमाज़त महसूस होती थी। अगर तुम खिड़कियों को देखते जाओ तो उन पे बड़ी गर्द की तह सरकते लम्हों और बीत जाने वाली शामों के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर किसी रोज़ बारिश की बूंदों ने उसे धो डाला और फिर नए सिरे से गर्द पड़ने लगी। वापस कमरा अदालत की जानिब रुख फेरो तो प्रोसिक्यूशन की मेज़ के पीछे जुमर टांग में टांग जमाए बैठी थी। आज उसके बाल ऊंची कोनी में बंधे थे और घुंघराली रेटें निकल निकल कर कोट की पुश्त पे झूल रही थी। वो कलम लबों में दबाए नजरें सामने खड़े हाशिम पे जमाई हुई थी। साथ बैठा साथी आधे आस्तीन वाली स्याह टी शर्ट में मलबूस था। वो पहले से बेहतर नजर आ रहा था। गर्दन उठी हुई थी और भूरी आंखों में उम्मीद सी थी। पीछे, सारी कुर्सियों से पीछे आखिरी कतार में फारिस टेक लगाए बैठा था और मुसलसल मुंह में कुछ चबा रहा था। दिफा की मेज़ पे नौशेरवान डिज़ाइनर सूट टाई में मलबूस पथरीले तासरात के साथ विराजमान था। पिछली नशिस्त पे जवाहरात और अहमद साथ साथ बैठे थे। जवाहरात मुसलसल अपने लॉकेट को उंगली पे लपेटते हुए पुरसोच नजरें चबूतरे के सामने खड़े हाशिम पे निगाहें जमाए हुई थी। हाशिम की उस जानिब पूछ थी, मगर आवाज़ साफ सुनाई देती थी। योर ऑनर, मिसेज समर के इब्तदाई दलाइल अच्छे लगे मुझे, जज्बाती और शायराना। उनसे हमें ये तासुर मिला कि एक मासूम शहजादा, बल्कि शहजादी, जालिम देव की कैद में फंस गई थी और अब चूँकि शहजादी वापस आ गई है तो लाजिम है कि जालिम देव को चौक में लटका कर फांसी दी जाए। और इस जालिम देव का जुर्म क्या है योर ऑनर? सिर्फ यही कि वो अमीर है। जवाहरात, याकूत और हीरे जड़े लॉकेट को मुसलसल उंगली की लपेट खोल रही थी। शेरनी की आंखों में गहरे साए लहरा रहे थे, बालों जैसे सहराए जिनमें यादों के बहुत से कतरे लदे थे। यकायक वो कतरे अंदर ही अंदर टपकने लगे और इस झिलमिलाते पानी के पर्दे पे अक्सर से उभरने लगे। 2 माह पहले कसरे कारदार के लाउंज में ऊंची खिड़कियों के ऊपर उठे रोमन ब्लाइंड सर कसरे कारदार के लाउंज में ऊंची खिड़कियों के ऊपर उठे रोमन ब्लाइंड्स के बायस तेज रोशनी अंदर आ रही थी। जवाहरात पर्ल वाइट कमीज में महफूज बालों का नफीस जूड़ा बनाए कान में इयरिंग पहनती हुई कमरे से बाहर निकल रही थी, ऐसे कि कोहनी पे पर्स टिका था और कान को पकड़े हाथ में फ़ोन था। जब वो ठटक कर रुकी, लाउंज में सामने मछलियों के एक्वेरियम के सामने आबदार खड़ी थी। झुककर वो हौले हौले शीशे की दीवार पे दस्तक देती। मछलियाँ ज़रूरत से दाएं बाएं तैर रही थीं। इससे पहले कि जवाहरात उसको मुखातिब करती, सीढ़ियों पे आहट हुई। आबदार सीधी हुई और ऊपर देखा। सर पे सुर्ख रेशमी रुमाल बांधे उसकी सख्त आंखों में गहरा काजल डाला था। यकीनन ऊपर से हाशिम उतरता हुआ आ रहा था। जवाहरात ने खिड़की के शीशे में उसका अक्स देखा तो
उल्टे कदमों मुड़ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा चौखट तक ले गई, मगर बंद नहीं किया। ज़रा सी दर्द से वो सब कुछ देख और सुन सकती थी। अवतार ने मुस्कुराकर उसे उतरते देखा, यहाँ तक कि वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने मुझे बुलवाया था, क्यों हो? खैरियत तो थी? वो जबरन मुस्कुराकर पूछ रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी बातों पे सोचता रहा। बैठो। वो इशारा करता कोट का बटन खोलता बड़े सोफे के किनारे पे जा बैठा। अवतार परले किनारे पे टिकी। फिर क्या सोचा तुमने? गोद में मुट्ठियाँ रखकर बाहों में लाई वो उसकी कपकपाहट छुपा रही थी। दिल धड़क रहा था। बेचैन नजरें हाशिम के चेहरे पे जमी थी, जो सोच में डूबा था। फिर उसने आंखें उठाई, आगे से नजरें मिली। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त थी। जब तक इस केस का मामला हल नहीं हो जाता, तुम इस खानदान में आकर कभी खुश नहीं रहोगी। अवतार के लब आगे की मुस्कुराहट में ढलने लगे। तने आसाब ढीली पड़े। यानी कि तुमने मेरी बातों को संजीदा लिया? हाँ, और तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। हम शादी नहीं कर सकते जब तक कि मैं इस मामले से निकल ना जाऊँ। और उसकी आंखों में देखकर वो कह रहा था। अवतार ने तमानियत भरी गहरी सांस ली। आंखों में फातिहाना चमकदार आई। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम इस केस को लड़ोगे और खुद और अपने खानदान को बेगुनाह साबित करोगे? उसके दिल में ढेरों इत्मीनान दर आया था। नहीं डैड, वो कतियत से बोला। ना कोई ट्रायल होगा, ना मैं अपना दिफा करूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, हम शादी के मामले को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर देते हैं। तब तक तुम मज़ीद सोच लो, और अगर तुम मेरे ख़ानदान में और उसके तमाम मसाइल के साथ समझौता कर लो तो हम शादी कर लेंगे। उसका लहजा इत्मीनान से पुर था। अवतार की मुस्कुराहट उड़न छू हुई। दिल गोया उछलकर अलग में आ गया। चंद लम्हे वो शल सी बैठी रही, फिर एकदम उठी, पर्स दबोच कर उठाया। फिर कभी हमारे रास्ते जुदा हैं, दृष्टि से कहती वो बाहर की तरफ बढ़ी। हाशिम उसी इत्मीनान से आंखें उठाकर उसे बगौर देखता रहा। शायद ये सिर्फ एक बहाना था। शायद तुम्हें शादी से इनकार की कोई और वजह मिल ही नहीं रही थी, या शायद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। हमारी बर्बादी पे सबसे ज़्यादा खुश वही होंगे, है ना? वो अब जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला था। जो चाहो सोचो और समझो, वो तलखी से कहती बाहर निकल गई। वो अपनी कार के करीब पहुंची ही थी, उथल पुथल सांसों के साथ, गुस्से और बेबसी की हालत में। जब सो तुमने खुद ही इनकार कर दिया। वो चौंक कर मुड़ी। जवाहरात सामने से चलती आ रही थी कि उसकी पुश्त पे तेज सूरज था। कितने उसके इतराफ से निकलकर अभी की आंखों में पड़ रही थी, यूं कि जवाहरात सफ़ेद लिबास के बावजूद दिखाई नहीं दे रही थी। अभी की आंखें चुंधिया गईं। अब क्या मुझे वो वीडियो मिल सकती है जिसमें आपका बेटा मुकम्मल तौर पे मेरी जान छोड़ देगा उस दिन? हाँ, वो चबा चबा कर बोलती दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी। कितने हनोज उसकी तरफ से तीरों की तरह इस जानिब लपक रही थी। रोशनी, तेज रोशनी। और जब वो बुझी तो जवाहरात कारदार ने खुद को अदालत के कमरे में बैठे पाया। अपने आलम तनवीन से खुद को निकाल कर वो सर झटकती सामने खड़े हाशिम को देखने लगी। कमरे में खामोशी थी और सब तवज्जो से उसको सुन रहे थे। बस सालिम देव का जुर्म सिर्फ इतना है योर ऑनर कि वो अमीर है। मिसेस उमर ने इन चंद दिनों में तकरीबन 300 दफ़ा इस्तेमाल किया है ये। दुरुस्त तादाद कोर्ट रिपोर्टर को मालूम होगी। फिर रिपोर्टर को हदायत करते हुए बोला, यहाँ दुरुस्त तादाद लिख दीजिएगा। और रिपोर्टर ने बिना तासुर लिए टाइप किया। हाशिम कारदार, दुरुस्त तादाद कोर्ट रिपोर्टर को मालूम होगी, यहाँ दुरुस्त तादाद लिख दीजिएगा। योर ऑनर, ये कहानी नहीं है। वो कोर्ट का बटन बंद करते हुए चबूतरे के सामने जा खड़ा हुआ। ये कहानी, ये मिसालें, ये गरीब कार्ड, ये अरसे से खेला जा रहा है। और मैं जानता हूँ कि बहुत जगहों पे बहुत से अमीर दरिंदों ने मासूम शहजादियों को कुचला भी है, मगर उसी कार्ड को बहुत सी गरीब लोमड़ियों ने अपने मफाद के लिए भी इस्तेमाल किया है। ये सारे मंजरनामे में योर ऑनर मेरे मौक्कल का सिर्फ एक ही कसूर है, और वो ये कि वो एक रईस ख़ानदान में पैदा हुआ। मिसेस उमर की दिल फरेब शायरी के बरक्स सदी इज़्ज़त ना ही इतना इंसान दोस्त है, ना ही इतना मासूम और सादा। वो बिलाशुबा एक मेहनती नौजवान है, मगर एम्बिशियस भी है। चबूतरे के सामने टहलते हुए वो अब चेहरे का रुख इस्तगासा की कुर्सियों पर बैठे साथी की तरफ किए कह रहा था। जुमर उसी इत्मीनान से एक फाइल पे नोट्स लिख रही थी, जबकि साथी की पुरतपिश नजरें हाशिम के चेहरे पे यूं जमी थीं गोया अंदर तक उतर जाएंगी, किसी आने की तरह। पीछे बैठा फारिस मुतमईन लगता था, अलबत्ता उसके साथ मौजूद हुनैन बार बार पहलू बदल रही थी। उसकी नज़रों में ढेरों जख्म थे और वो बार बार मुट्ठियाँ भींचती थी।
फिर वो फारिस की तरफ झुकी। ये उसी तरह मेरे भाई का किरदार अदालत में मस्क कर देगा, कोई इसको रोकता क्यों नहीं है? वो जो कर रहा है कानूनी तौर पे ये उसका हक है। अदालत में बोलने वाले तमाम लोगों में से सिर्फ एक शख्स सच बोलने का हल्फ नहीं लेता और वो वकील होता है, और वकील को तो झूठ बोलने का लाइसेंस मिला होता है। वाह, वो सख्त कबीला खातिर थी। जुमर के अपने इब्तदाई दलाइल में कितना सच था, कितना झूठ, हम दोनों वाकिफ हैं। अदालतों में यही होता है, एक सच को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम इन बेवकूफ़ों को अदालत में एक दूसरे से लड़ने दो। उसने नरमी से हन्ना का हाथ दबाया। सदी यूसुफ एक इंतहाई ज़हीन मगर एक बहुत एम्बिशियस लड़का था। योर ऑनर, ईवल जीनियस, इस्तगासा की अलिफ लैला दास्तान से हटकर हमें इस केस की असल हकीकत को देखना होगा। और असल कहानी ये है कि सादी यूसुफ को गुज़िश्ता 8 साल से, यानी इस वाक़ये से 7 साल कबल से मेरे मक्कल के घर आना जाना था। उसको इस खाकसार ने अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हुए उस पर कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए, उसको अपनी हर दावत पे बुलाया, उसका हमेशा ख्याल रखा। इन अच्छे ताल्लुकात की मिसाल मेरे और सादी के फेसबुक पे लगी हमारी सैकड़ों तस्वीर हैं, मगर वो क्या कहते हैं कि मखमल में टाट का पेमंत नहीं लगता। और यूँ तिरछा होकर खड़ा था कि गाहे बगाहे जज साहब पे नज़र डालता, फिर उसी सादगी और इत्मीनान से इस्तगासा की कुर्सी को देखता। अपनी एम्बिशियस और मैनिपुलेटिव तबीयत से मजबूर सादी यूसुफ ने नौशरवान का तार से राह रस्म बढ़ाना चाहा और हम दोनों भाइयों की गुड बुक्स में रहना चाहता था। और तो और उसको जब ये मालूम हुआ कि नौशरवान किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसने भी वहीं अप्लाई किया। परसों तक वो सारी दुनिया को ये बताता रहा कि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, मगर ये सिर्फ उसकी पॉपुलर और हर दिल अजीज़ होने की एक और कोशिश थी, क्योंकि हकीकत तो ये है कि उसकी फीस उसके ख़ानदान वाले ही देते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरों की नज़र में मुतासिर कुन बनने के लिए मुद्दई के साथ तक जा सकता है। सती ने कुर्ब से आंखें बंद करके सर झटका। बहुत बर्दाश्त चाहिए थी अपने हर सच को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल होते देखने पर। सर छू करके क़यामत के रोज़ इस बड़ी अदालत में या तो फरिश्तों, पत्थर, ज़मीन और इंसान के अपने अज़ा जैसे गवाहों होंगे या फिर एक ही मंसफ़ आला। सच छू कर कि उस दिन कोई वकील नहीं बोलेगा, सच छू कर कि उस दिन ज़बानें बंद होंगी। उसने आंखें खोल कर देखा। जज साहब ऐनक नाक पे लगाए बहुत तवज्जो से हाशिम को सुन रहे थे। सेशन जज साहब, जनाब आबिद आगा साहब एक बेदाग और शफाफ रिकॉर्ड के हामिल थे। रोब ऐसा था कि बिलवास्ता रिश्वत देने की जुर्रत कोई न करता था। साबिक गवर्नर के साहबजादे थे और भाई ब्यूरोक्रेसी के अहम अफसरान में से थे। बिलवास्ता रिश्वतें, मदद की दरख्वास्तें और धमकियाँ सब आता था, मगर कहते थे कि वो बहुत हिम्मत और अज़म से हर शय का मुकाबला करते थे। और इस वक्त इस्तगासा और दिफा के वकीलों को अपने अपने गवाह और सबूत पेश करके खुद को सच्चा साबित करना था। सादी यूसुफ ने नौशरवान करदार से यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्ती करने और उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। नौशरवान उसके लिए एक सोने की मुर्गी थी, एक बेवकूफ़ अमीर ज़ादा जो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। नौशरवान की गर्दन उठी हुई थी और बेतासुर वीरान नज़रें सामने दीवार पे जमी थी। वो खामोशी से सुन रहा था। योर ऑनर, लोगों को लगता है कि अमीर आदमी के मसले नहीं होते, तो मेरा अमीर आदमी का इस्तेसाल करते जाओ, क्योंकि उसका जुर्म है कि वो अमीर है। वो लोगों को लूट कर उनका खून पीकर अमीर बना है। उसको लूटना, मारना, नुकसान पहुंचाना गरीब का हक है, गरीब का इंतकाम है। मगर क्या वाकई अमीर वली अहद की ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होता? क्या वाकई नौशरवान ऐसा था? कमरा अदालत में दुबेस खामोशी थी। उसने रुक कर इधर उधर देखा, गोया सवाल का जवाब मांगा हो, फिर तल्खी से मुस्कुराया। अलमिया ये है योर ऑनर कि नौशरवान इन लोगों में से नहीं था जो गरीब का खून चूस कर अमीर हुए थे। अगर सादी यूसुफ अपने कम्प्लेक्स से बाहर निकलता तो शायद वो समझ पाता कि नौशरवान अदम तवज्जोही का शिकार था। उसकी दौलत उसके बाप और भाई ने बरसों की अथक मेहनत और ईमानदारी से कमाई थी। ऐसे में वो अपने बाप से वो तवज्जो और वक्त ना पा सका जो मुझे मिला। वो अंदर से बहुत मासूम और सादा था, हर एक पे यकीन कर लेने वाला, हर एक से तवज्जो और प्यार चाहने वाला। उसको शादी की दिखावे की दोस्ती नहीं चाहिए थी, उसको खुलूस चाहिए था। अमीर लड़कों के जानी दुश्मन बहुत होते हैं। वो सिक्योरिटी के बगैर नहीं निकल सकते, वो हर जगह जा नहीं सकते। उनको कभी कुछ करने से पहले अपने आली मुकाम ख़ानदान के नाम का ख्याल रखना पड़ता है। वो एक मिडिल क्लास लड़के की तरह ना था जो जब दिल चाहा लीड्स की गलियों में निकल जाता, किसी बार में बैठकर
کسی دوست کے ساتھ کچھ بھی کرتا، نوشیروان کو لوگ پہچانتے تھے۔ وہ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا۔ وہ ہر وقت مختلف پیپرازیز کی ہٹ لسٹ میں ہوتا تھا۔ یہ دولت اس کے لیے ایک قید سے کم نہ تھی، مگر سعدی یوسف کو صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگتا تھا۔ اس کا شاندار گھر، جہاں سعدی اکثر آتا تھا، جہاں کھانے پینے کی مکمل آزادی تھی، ان کی دوستی کو مضبوط کرنے کی وجہ تھا، مگر ایسا زیادہ دیر نہ چل سکا یور آنر۔ سعدی یوسف کی مطلبی اور مادیت پرست باتوں نے دھیرے دھیرے نوشیروان کو اس سے برگشتہ کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے اس آدمی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دوں۔ انا نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے کندھے تھپکے۔ اسے بولنے دو انا، وہ زیادہ اچھا وکیل ہے، بلکہ وہ ساحر ہے۔ اسے اپنے جادو کے بولوں سے ہمارے ہر سچ کو مات دینے دو۔ جب وہ تھک جائے گا تو ہم اسے دیں گے شہ مات، چیک میٹ۔ ایک عزم کو دہرایا تو انا نے اس بات میں گردن ہلائی۔